पर कुछ दिन लेखिका रुक्मिणी संगल इस यात्रा वर्णन पाठ के पहले भाग में हमने उम्मेद भवन, मंडोर गार्डन, मेहरानगढ़ और जसवंतथड़ा नामक स्मारक की जानकारी बताई गई है और इसके आगे की जानकारी हम इस भाग में देखेंगे। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गंवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे। एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का निर्धारण की निश्चित समय कर देना। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए पटवा की हवेलियाँ। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा था। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियाँ कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। कलात्मक यानी कि जिसमें कला का प्रदर्शन हुआ हो। इनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के स्तंभों पर खड़ी है। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोके, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया है। पारदर्शक यानी कि आर पार दिखाई देने वाला। आज ही सम का कार्यक्रम भी था। सम एक ग्राम है जो होटल से 11 से 12 किमी दूर रेत की चादर पर बसा है। इस ग्राम से 1.5-2 किमी पहले ही जीप ने हमें उतार दिया, जहाँ कई सारे रेगिस्तानी जहाज ऊंट अपनी सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी एक जहाज में सवार हो गए। डर भी लग रहा था, प्रसन्नता भी हो रही थी, उत्सुकता भी। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। ऊंट की सवारी का यह पहला अनुभव था। ऊंटों की कतारें ही कतारें, सभी पर नर नारी और बाल वृद्ध सवार थे। शायद सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसे हमारी। फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक। रोमांचकारी यानी कि रोमांच उत्पन्न करने वाला। कुछ ऊंट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे। यहाँ रेत के मखमली गद्दे, जिन पर अपने पग 5-7 अंगुली नीचे धंसते जाते थे। पंक्तिबद्ध ऊंटों की कतारें, उन पर रंग बिरंगी पोशाकों में आसीन पर्यटक शायद अपने गिरने के भय में खोए दम साधे बैठे थे। देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य पर पहुंच लेखक अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। क्या अद्भुत दृश्य था। बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाकड़ा, चाट पकौड़े जैसी अनेक वस्तुएं ले विक्रेता चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थी। अनेक
पर्यटक अपने कैमरे के बटन ऑन कर अस्ताचलगामी भास्कर को कैमरे में बंद करने के लिए सन्नद्ध थे। अस्ताचलगामी भास्कर यानी कि सूर्यास्त। देखते ही देखते चमकता सूर्य ताम्रवर्णी होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था। साथ ही पर्यटकों के कैमरे में भी कैद भी। कुल मिलाकर वह जनसैलाब किसी महाकुंभ की याद ताज़ा कर रहा था। अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े, जो लगभग आधे फर्लांग पहले खड़ी थी। उस मार्ग में चलते हुए उस मखमली फोम के गद्दों की अनुभूति हो रही थी। जीप पर सवार हुए और आ गए जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोजन का प्रबंध था। मध्य में अग्नि प्रज्वलित की गई थी। तीन और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी, तो एक ओर प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का मंच बनाया गया था। उसमें राजस्थान के जाने माने कलाकारों ने वहाँ की लोक संस्कृति को नृत्य, नाटिका और गायन के माध्यम से जो प्रस्तुति दी वह अद्भुत थी। देश विदेशों में प्रस्तुति देने वालों का यह संगम दर्शकों को भाव विभोर किए था। रात्रि भोजन की तैयारी संपन्न हो चुकी थी। भोजन में राजस्थानी व्यंजनों का वैविध्य था। सेल्फ सर्विस, जैसे रुचे जितना रुचे लीजिए, खाइए, आनंद उठाइए की तर्ज पर सब भोजन कर रहे थे। इन सब स्मृतियों के साथ होटल वापस आए। वहाँ से भी सामान उठा पुनः स्टेशन, वही रात्रि यात्रा और पहुँच गए जोधपुर। जैसलमेर से चित्तौड़गढ़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का, तुरंत ही एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। न्यौछावर करना यानी कि समर्पित करना। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवार को भूखा रहना पड़ा, विशाल धरती, शैया और खुला नील गगन चादर रहा, पर हार नहीं मानी। ऐसी एक और देशभक्त और स्वामी भक्त की याद ताज़ा हो जाती है। भामाशाह, जिसने अपनी सारी पूंजी अपनी स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी। इसी शहर से मीरा जैसी कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी है। यूँ यह छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्तिभाव भरा दिखता है। यहाँ के बाशिंदों की सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो इन्हें विरासत में मिले प्रतीत होते हैं। बाशिंदे यानी निवासी, वहाँ के रहने वाले लोग। विरासत यानी कि उत्तराधिकारी। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है, जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जौहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक
दर्शनीय स्थल है। जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरवर के आकर्षक पत्थर से निर्मित है। पश्चिम की ओर बना रामपोल ही किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैन मंदिर के सामने ही बड़े गेट में विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया है। यहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं के जौहर की कहानी प्रतिबिंबित है। प्रतिबिंबित यानी कि किसी वस्तु एक और प्रकाश होने के कारण दूसरी ओर पड़ने वाली छाया। यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। राजस्थान के इन 3 शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियाँ याद दिला दी। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, यह देश है धरती का गहना। संक्षेप में यदि मैं कहूँ कि यह वीर भूमि है, जहाँ त्याग भी है, बलिदान भी, शत्रु को परास्त करने का जज्बा भी है, तो कला की परख भी, देशभक्ति भी है, ईश भक्ति भी। यहाँ जौहर है तो अपने स्वत्व व सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी, तो रंच मात्र भी अतियुक्ति न होगी। जब्जा यानी कि भावना। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद।